रंग, जात पात, धर्म, कस्बा और मुल्क, आप किसी भी पहचान से ताल्लुक रखते हो, उम्र के छोटे हो चाहे बुढ़ापे में हो, मेल हो चाहे फीमेल, या किसी और जेंडर से खुद को आइडेंटिफाई करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, राइट विंग या फिर लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हो, किसी भी तरह की विचारधारा को सच या फिर सही मानते हो, आप सभी लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है और पेड़ पौधे ऑक्सीजन देने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। अब ये मैं आपको कोई नई बात तो बता नहीं रहा, आप सभी ने ये स्कूल टाइम में जरूर पढ़ा होगा, लेकिन किसी चीज के बारे में पढ़ना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, दोनों में फर्क होता है। और भारत के लोगों को पेड़ों की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ने और समझने के इसी फर्क को मिटाना होगा, क्योंकि भारत के छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगलों की कटाई हो रही है ताकि वहां से 5 अरब टन कोयला निकाला जा सके। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हसदेव जंगल को भारत के फेफड़े कहा जाता है और कोल माइनिंग के लिए यहाँ पर 2 से 2.5 लाख पेड़ों को काटा जाएगा। अभी की बात की जाए तो लगभग 30,000 पेड़ कट चुके हैं। अब जंगल में जितने भी जानवर हैं, हाथी, तेंदुआ, भालू वगैरह वगैरह, सभी वहां से अपने छोटे छोटे बच्चों को पीछे छोड़कर भाग रहे हैं। पर दुख इस बात का है कि जिन जंगलों में वो जा रहे हैं, उन जंगलों को भी आगे चलकर काटा जाएगा। और वहाँ के आदिवासियों की बात की जाए तो उनके लिए जंगल, पेड़ पौधे, नदियाँ सब भगवान का रूप है। वो यहाँ पर हजारों सालों से रह रहे हैं। इनको नेचर के बारे में किसी भी पढ़े लिखे इंसान से ज्यादा नॉलेज है। वो इस जंगल को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी वही हो रहा है जो अंग्रेजों के जमाने से होता आ रहा है। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने भी ऐसे ही जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना शुरू कर दिया था, ताकि पेड़ों को काटकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। और जो आदिवासी अपने जानवरों को जंगलों में चराया करते थे, एक दिन उन सभी का उन जंगलों में आना बंद कर दिया जाता है। अब आज की बात की जाए तो हसदेव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पुलिस को वहाँ पर तैनात कर दिया गया है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह का विरोधाभास न हो सके और कोई भी आदिवासी जंगलों में हो रही कटाई को रोक न सके। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतने ज्यादा पेड़ों को काटने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी? क्या जरूरत है कि वहाँ से 5 अरब टन कोयला निकाला जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हसदेव के जंगलों को काटने की शुरुआत अभी से हुई है। इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। हसदेव में कोल फील्ड 1880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसको 23 ब्लॉक में बांट दिया जाता है। 2010 में PEKB कोल फील्ड ब्लॉक, जो कि अडानी एंटरप्राइजेज रन करती है, इनको सरकार मंजूरी दे देती है कि ये कंपनी यहाँ पर 1898 हेक्टेयर्स में फॉरेस्ट लैंड का कोयला निकाल सकती है। और इस सारी जमीन से जो कोयला निकलेगा उसे राजस्थान के विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को दिया जाएगा, ताकि राजस्थान में बिजली पैदा की जा सके। अब इसी साल मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने हसदेव रीजन को नो गो एरिया डिक्लेयर करते हुए ये बताया था कि अगर इस एरिया में माइनिंग होती है तो आगे चलकर एनवायरनमेंट पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी सरकार माइनिंग को मंजूरी दे देती है। माइनिंग के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया जाता है और माइनिंग के अप्रूवल को रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ कोर्ट ये भी बोलता है कि जब तक दूसरा ऑर्डर नहीं आता तब तक गवर्नमेंट माइनिंग चालू रख सकती है। फिर 2012 में जब सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री माइनिंग के पहले फेज को अनुमति देती है। अब ये परमिशन सिर्फ 762 हेक्टेयर्स की दी जाती है, लेकिन 2012 मार्च में ही उस समय की छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट, जो कि बीजेपी की थी, इन्होंने सेकंड फेज के लिए 1136 हेक्टेयर्स की परमिशन दे दी। अब इन सालों में कई प्रोटेस्ट होते हैं। इसी दौरान 2015 में अडानी ग्रुप छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी करता है और लोगों को यह आश्वासन दिया जाता है कि उनकी तरक्की होगी और उनको जॉब्स मिलेंगी। पर सरकार और बिजनेसमैन लोगों को ये बात नहीं समझा पाते कि पेड़ काटने क्यों जरूरी है। समय बीतता है, 2022 में स्टेट इलेक्शन आते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जी को माइनिंग के चलते बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि ये अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड को फायदा पहुंचा रहे हैं, इसलिए वो एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जिससे माइनिंग को रोक दिया जाता है। फिर 2023 में जब भाजपा जीत कर आती है तो माइनिंग को फिर से चालू कर दिया जाता है। देखिए, इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों ही कहीं न कहीं माइनिंग के हक में है। फिर भी दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकल क्रिटिसाइज कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। वहाँ के जो आदिवासी हैं वो भुगत रहे हैं। और आम जनता की बात की जाए, जो लोग आगे चलकर पेड़ों के कटने की वजह से परेशान होंगे, वो फिलहाल बिना मामले की गंभीरता को समझे अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर ये जंगल कट जाते हैं तो उसके बाद का मंजर कैसा होगा? देखिए, सबसे पहले दिक्कत तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को आने वाली है। सरकार कहती तो है कि वो उन्हें रिहेबिलिटेट करेगी, पर इस बात में कितना सच होगा और कितना झूठ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि
नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान जो 2.5 लाख लोग डिस्प्लेस हुए थे, उनमें से बहुत सारे लोग अभी भी रिहेबिलिटेशन के लिए जूझ रहे हैं और वहाँ पर रहने वाले इंसानों से भी ज्यादा बुरी तरह इफेक्ट होंगे वहाँ के जंगली जानवर। सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलता ही होगा कि कभी शहरों में तेंदुआ आ जाता है तो कभी हाथी। तो ये सब जंगल काटने का ही नतीजा है। जानवरों को हम अपनी टेरिटरी में आने नहीं देना चाहते और उनकी टेरिटरी को हम सही सलामत छोड़ना नहीं चाहते। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च और एजुकेशन और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें ये बताया गया था कि अगर डिफोरेस्टेशन नहीं रुकती तो ह्यूमंस और एलिफेंट्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाएगा। देखिए, जंगल काटने की वजह से नेचर, इंसानों, जानवरों और आने वाले समय में मौसम के ऊपर कितने खतरनाक प्रभाव पड़ सकते हैं, इन सभी के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी रिपोर्ट्स छप चुकी हैं। लेकिन फिर भी लोगों को सिर्फ इस बात की तसल्ली दे दी जाती है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे उससे कई ज्यादा लगाए भी जाएंगे। अब कहने को तो हम कह सकते हैं कि बिजली चाहिए इसलिए कोयला तो निकालना ही पड़ेगा, पर आप खुद सोचिए, अगर सांस लेने के लिए साफ हवा ही नहीं बचेगी तो आप बिजली का क्या करेंगे? क्या अभी तक सरकार को बिजली पैदा करने का कोई और सोर्स नहीं ढूंढना चाहिए था? क्योंकि मुद्दा 2010 से चल रहा है, फिर भी इस बात का कोई भी हल नहीं निकाला जा सका। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई भी हो, भुगतान हमेशा आम जनता को ही करना पड़ता है। याद रखिए, जब इतने ज्यादा पेड़ों के कटने की वजह से कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा या फिर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सबसे पहले 2 तरह के लोगों को ही बचाया जाएगा। एक वो जिनका सरकारी ओहदा बहुत ऊंचा है और दूसरे वो लोग जो अमीर है, और आप इन दोनों में से किसी में भी नहीं आते।